Hello everyone. Today we'll be continuing with our lecture. Today's topic would be circulatory system. In last lecture, we were done with our digestive system. So in digestive system, what did we do? We digested the food and absorbed nutrients out of it. Now, where did those nutrients go? Those nutrients were transferred or absorbed from the small intestine into the bloodstream. Now, it is the responsibility of circulatory system to transport that specific nutrient into different parts of the body. So, we'll continue with our lecture on circulatory system. So, all our body systems will be matched up like this, one system after another with a linkage, like how digestive system is linked to the circulatory system. Okay, when you're talking about circulatory system, what is the importance of circulatory system? It is a system through which gases, nutrients, hormones and waste products get collected or absorbed from one part of the body and gets transferred to other parts of the body. So circulatory system का काम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? जो हमारी बॉडी में अलग अलग गैसेस हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्मोन्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स, इनको कलेक्ट करना और एब्जॉर्ब करना और अलग अलग बॉडी पार्ट तक पहुंचाना. Literally what it means is circulatory system is responsible for transport of various substances in our body. ठीक. Next, in human body the circulatory system is developed into a closed and double circulatory system. जब हम human body की बात करते हैं, हमारे जो circulatory system है क्लोज्ड और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम टाइप है. क्लोज्ड का मतलब रहेगा हमारी जो बॉडी के अंदर जो भी ब्लड है वो हमेशा क्लोज्ड सर्किट में ही फ्लो करेगा. दैट मींस हमेशा ब्लड हार्ट और ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहेगा, उससे बाहर कभी जाएगा ही नहीं. इस टाइप के ब्लड सिस्टम को हम कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है अगर एक साइकिल में, एक कार्डियक साइकिल के अंदर अगर ब्लड दो बार हार्ट के अंदर एंटर होती है तो हम इसे कहते हैं डबल सर्कुलेटरी साइकिल या फिर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम. आगे के स्लाइड्स में हम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को अलग से पढ़ेंगे. तो अभी के लिए याद रखिएगा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप का है, क्लोज्ड एंड डबल सर्कुलेटरी सिस्टम टाइप का है. ठीक. नेक्स्ट, द सर्कुलेटरी सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है दो टाइप के हैं. एक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा है लिम्फेटिक या फिर लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम. ये जो दोनों डिफरेंशिएशन है ये बेस्ड है क्या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, क्या ये फ्लो करा रहे हैं. blood circulatory system is associated with transport of blood. ये blood को flow कराता है. वहीं पे lymphatic system या फिर lymph circulatory system ये lymph को flow कराता है या फिर transport करने में help करता है. by the way lymph और blood दोनों में अंतर क्या है? blood से अगर हम RBC को हटा देते हैं और कुछ specific प्रोटीन को अगर हटा देते हैं तो जो बाकी चीज जो बच जाती है वही है lymph. तो lymph कुछ अलग नहीं है, ये blood का ही एक पार्ट है. ठीक. लेकिन उसमें से क्या हटा दिया गया है, आरबीसी और प्रोटीन को हटा दिया गया, तो इसी वजह से ये क्या बन गया है, लिम्फ. तो एनीवेज हम इनके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एज वेल एज लिम्फेटिक या फिर लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम. सो पहला बॉडी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. पहले इसे डील करते हैं. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अभी जैसे हमने बात करी थी, इसका काम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ब्लड को सर्कुलेट करना. अब देखते हैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम comprises of three main components. इसके तीन components हैं and that have specific role and function. क्या क्या तीन components हैं, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. तो इन तीन components की ऊपर ही ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम डिपेंड कर रहा है. हार्ट के बारे में पता ही होगा, हार्ट का काम क्या है, ये ब्लड को पंप करने में हेल्प करता है. ब्लड ऑफ कोर्स सारी चीजों को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है. ब्लड वेसल्स का काम क्या है, ब्लड वेसल्स जो आर्टरी वेन्स वगैरह हैं इनके थ्रू ही ब्लड फ्लो कर पाता है. तो इन्हीं तीनों चीजों की वजह से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एग्जिस्ट करता है या फिर दीज थ्री थिंग्स मेक अप द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. ब्लड ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, कहाँ पे, टिश्यूज वाले टॉपिक में हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम ब्लड के बारे में नहीं पढ़ेंगे. हम यहाँ पे बस हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक. आगे बढ़ेंगे. हार्ट जो टॉपिक है ये हमारे लिए 3 मार्कर और 5 मार्कर के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा. अगेन प्लस ये प्री के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है. एक एक एस्पेक्ट को डील करते हुए चलेंगे और यहाँ पे प्री और मीन्स भी मार्क करते हुए चलेंगे. सो हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन. जब हम मस्कुलर टिश्यूज पढ़े तो हमने वहां पे पढ़ा था ना कार्डियक मस्कुलर टिश्यू,
हम उसी कार्डियक मस्कुलर टिश्यू की बात कर रहे हैं। तो हार्ट इज मेड अप इज अ मस्कुलर ऑर्गन, मतलब ये मस्कुलर टिश्यू से बना हुआ है। कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल्स दिख जाएगा यहाँ पे, दैट आर इनवॉल्यूंटरी इन नेचर, दैट मीन्स हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। हार्ट किस रेट पे बीट करेगी, क्या कब कॉन्ट्रैक्ट होगी, कब रिलैक्स होगी, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। सो इट इज इनवॉल्यूंटरी इन नेचर एंड रिदमिकली इट कंट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग, कि रेगुलरली रिदम के तौर पे, रिदम के हिसाब से ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट भी होता है और रिलैक्स होता है, जैसे हम कहते हैं हार्ट बीट। तो एक रिदम के साथ ये काम करता रहता है और हम इसे कंट्रोल नहीं करते हैं। नेक्स्ट, all around the heart there is a thin membrane called as pericardium और pericardial membrane, जो हार्ट के चारों तरफ एक पतली सी एक लेयर रहती है, ठीक। और इस पतली सी लेयर को हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। यहाँ पे डायग्राम में शो नहीं हुआ है, बट इसको नोट करके रखेंगे। हार्ट के चारों तरफ क्या मौजूद है, एक थिन मेम्ब्रेन मौजूद है जिसका नाम है पेरिकार्डियम या फिर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। इसके बारे में कहीं हमने पढ़ा था, एपिथेलियल टिश्यू में हमने पढ़ा था। हार्ट, किडनी, लंग के चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है जो कि एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है। सिमिलरली हार्ट की चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसका नाम क्या है, पेरिकार्डियम या फिर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, हार्ट इज 4 चैम्बर्ड एंड द अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड एज ऑरिकल्स और एट्रियम। आपको यहाँ पे दिख जाएगा, डायग्राम पे ध्यान दें, ये एक चैम्बर बना हुआ रहता है, ये आपको दिख जाएगा, ये एक चैम्बर यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पे एक चैम्बर बना हुआ है। तो ये जो दो अपर चैम्बर्स हैं, इन दोनों अपर चैम्बर्स को हम क्या कहते हैं, एट्रियम। फिर यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये एक लोअर चैम्बर है और ये एक लोअर चैम्बर है, और इन दोनों लोअर चैम्बर्स को हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल। तो हम इसे प्री के लिए मार्क करते हैं। हार्ट कितने चैम्बर से बना हुआ है, 4 चैम्बर का है। अपर 2 चैम्बर्स को हम क्या कहते हैं, एट्रियम या फिर ऑरिकल। लोअर चैम्बर को हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल। और इसे राइट लेफ्ट के हिसाब से डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन जब हम राइट लेफ्ट के हिसाब से डिफरेंशिएट करते हैं, हम हमारे बॉडी पार्ट के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे कि ये वाला जो साइड है ये हो जाएगा लेफ्ट साइड, तो इसी वजह से यहाँ पे जो एट्रियम या फिर ऑरिकल था ये बन जाएगा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट ऑरिकल। सिमिलरली इस साइड पे एट्रियम के नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट साइड ऑफ आवर बॉडी राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। सो हार्ट इज मेड अप ऑफ 4 चैम्बर्स, जिसके अपर चैम्बर्स को हम कहते हैं ऑरिकल या फिर एट्रियम एंड लोअर चैम्बर्स को हम कहते हैं वेंट्रिकल, ठीक। तो यहाँ पे हो गया लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, इसे हम याद रखेंगे। तो हार्ट के 4 चैम्बर्स है और उन चारों चैम्बर्स के नेम्स हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट आर सेपरेटेड बाय सेप्टम। ये आपको दिख जाएगा, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, और इन दोनों राइट एंड लेफ्ट साइड के बीच में यहाँ पे एक टिश्यू मौजूद है, एक मेम्ब्रेन मौजूद है, पार्टीशन मौजूद है। इस पार्टीशन को हम क्या कहते हैं, सेप्टम। अगेन इसे भी प्री के लिए मार्क करेंगे। राइट साइड ऑफ हार्ट एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट आर सेपरेटेड बाय सेप्टम। तो ये जो यहाँ पे टिश्यू दिख रहा है, बैरियर दिख रहा है, इसे हम कहते हैं सेप्टम, जो कि राइट और लेफ्ट पार्ट को सेपरेट करता है। नेक्स्ट, लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट डील्स विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड व्हाइल द राइट पार्ट डील्स विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दैट मीन्स जो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है वो कौन सी साइड से फ्लो करेगा, इट विल फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट साइड, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर बॉडी की तरफ। साथ ही साथ पूरे बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कलेक्ट करी जाती है वो आती कहाँ है, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, फिर राइट वेंट्रिकल। तो इस चीज को हम याद रखेंगे। लेफ्ट साइड इज एसोसिएटेड विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड राइट साइड इज एसोसिएटेड विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये भी हमारे लिए प्री टॉप का क्वेश्चन मिल गया, पूछा जा सकता है विच साइड ऑफ हार्ट कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या फिर विच साइड ऑफ हार्ट डील्स विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट, कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज नोन एज सिस्टोल। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होती है, टाइटली क्या हो जाती है, श्रम कर जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, सिस्टोल, जिसे हम हार्ट बीट भी कहते हैं। तो हार्ट क्या होती है, जब कॉन्ट्रैक्ट होती है हम उसे कहते हैं सिस्टोल, और जब हार्ट रिलैक्स हो जाती है हम उसे क्या कहते हैं, डायस्टोल। इस चीज को हम याद रखेंगे। हार्ट के कंट्रैक्शन को हम कहते हैं सिस्टोल और रिलैक्सेशन को कहते हैं डायस्टोल। इसी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होता है इसी को हम कहते हैं हार्ट बीट, ठीक। रेगुलरली 1 मिनट में हार्ट कितनी बार बीट करता है, लगभग 70 से 72 बार, 70 से 72 टाइम तक हार्ट बीट करता है।
और इसी दौरान हमारी पूरी बॉडी में क्या पंप करी जाती है, ब्लड को पंप करा जाता है। एज इट इज हार्ट को 3 मार्कर 5 मार्कर के हिसाब से मार्क करेंगे, और यहाँ पे जो फैक्ट्स हमने अंडरलाइन करे हैं वो सारे प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। वापस से देख लेते हैं। हार्ट 4 चैम्बर का है, अपर चैम्बर को हम कहते हैं ऑरिकल, लोअर चैम्बर को हम कह रहे हैं वेंट्रिकल। राइट लेफ्ट सेपरेट हो रहा है सेप्टम की वजह से। नेक्स्ट फिर जो राइट साइड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डील करती है, लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डील करेगी। हार्ट के चारों तरफ क्या मौजूद है, हार्ट के चारों तरफ पेरिकार्डियम मौजूद है। नेक्स्ट कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट को हम क्या कहते हैं, सिस्टोल। रिलैक्सेशन को हम कहते हैं डायस्टोल। और एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा। डायग्राम पे आपको यहाँ पे एक दिख जाएगा वाल्व कुछ मौजूद है यहाँ पे, ठीक, जैसे कि यहाँ पे राइट साइड पे कौन सी वाल्व मौजूद है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में वाल्व्स होती हैं जो कि ब्लड फ्लो को कंट्रोल करती है, मैनेज करती है। इस चीज को याद रखेंगे। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व मौजूद है उसका नाम क्या है, मिट्रल वाल्व। मिट्रल का एक और भी नाम है, इसे बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं। मिट्रल वाल्व का ऑल्टरनेट नेम क्या है, बाइकस्पिड, BICUSPID, बाइकस्पिड वाल्व। सिमिलरली जो राइट साइड पे ध्यान दीजिएगा, राइट साइड में राइट एट्रियम आपको दिख जाएगा, ये जो एरिया है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में यहां पे आपको दिख जाएगा एक वाल्व मौजूद है। इस वाल्व को हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड। तो इस चीज को हम याद रखेंगे कि लेफ्ट साइड पे क्या मौजूद है, मिट्रल या फिर बाइकस्पिड वाल्व, और जो राइट साइड है, राइट साइड क्या मौजूद रहेगा, ट्राइकस्पिड वाल्व मौजूद है। वाल्व का काम क्या है, यहाँ पे जो कस्पिड वाल्व इनका काम क्या है, ये ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में एक बैरियर की तरह काम करते हैं जो कि ब्लड फ्लो को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। ये यहाँ पे पॉइंट मेंशन नहीं है लेकिन आप अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा कि ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में वाल्व्स मौजूद रहेंगे। लेफ्ट साइड पे है मिट्रल या फिर बाइकस्पिड वाल्व और राइट साइड पे है ट्राइकस्पिड वाल्व। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ब्लड वेसल्स। ब्लड को तो ऑलरेडी डील कर चुका, तो इस वजह से ब्लड को हम डील नहीं करेंगे। यहाँ पे हम सीधे आएंगे ब्लड वेसल्स की तरफ। ब्लड वेसल का काम क्या है, ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है तो फिर ब्लड पंप करी जाती है। इसी पंप्ड ब्लड को कौन कैरी करेगा, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज कैरी करते हैं, और इन तीनों चीजों को हम क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स। तो कितने टाइप के ब्लड वेसल्स हैं, 3 टाइप के हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। एक एक करके डील करते हैं। आर्टरी, these are blood vessels that carry blood away from the heart। इसके डायरेक्शन पे ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा ब्लड किस डायरेक्शन में कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, अवे फ्रॉम द हार्ट, एंड दे कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस चीज को हम याद रखेंगे। आर्टरी हमेशा किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, आर्टरी ऑलवेज मूव्स या फिर कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। अवे फ्रॉम द हार्ट मतलब ये कहाँ लेके जा रहा होगा, बॉडी की तरफ, और ये क्या कैरी करेगा हमेशा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डायग्राम पे ध्यान देंगे, अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है रेड कलर स्ट्रक्चर, ब्लड वेसल जो है यही आर्टरी है या फिर आर्टरीज। आर्टरीज इज प्लूरल, आर्टरी इज सिंगुलर, ये आर्टरी है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेड इन कलर होता है, तो यहाँ पे आर्टरी को रेड में डिनोट करा है। ये कहां से ब्लड लेके आ रहे हैं, हार्ट से लेके आ रहे हैं। कहां लेके जाएंगे, बॉडी की तरफ। नेक्स्ट, यूजुअली क्या कैरी करेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। ये स्टेटमेंट हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑल आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये हमारे लिए एक प्री क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है विच आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो याद रखिएगा आंसर क्या रहेगा, पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। सारे आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करते हैं सिवाय एक पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी किसके साथ जुड़ा हुआ है, लंग के साथ। Pulmonary is a term associated with lungs. आगे बढ़ते हैं। They are thick, elastic and are divided into a small network of blood vessels called as capillaries. अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, आर्टरी की दीवारों को अगर ध्यान दें, ये थिक है और इलास्टिक है, साथ ही साथ ये डिवाइड होके क्या बन जा रही है, थिनर ब्लड वेसल्स बन जा रही हैं, जिन्हें हम कहते हैं कैपिलरीज। तो इस चीज को हम याद रखेंगे। Arteries carry oxygenated blood, they are thick and elastic in nature। बाद में वो डिवाइड होके क्या बन जाता है, कैपिलरीज। प्लस यहाँ पे ये भी याद रखना है,
सारी आर्टरीज क्या कैरी कर रहे हैं? ऑक्सीडेटेड ब्लड। एक ही एक्सेप्शन है, वो है पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे वेन्स की तरफ। वेन्स की अगर हम बात करें, दीज आर ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। ये पूरी बॉडी से जो ब्लड कलेक्ट करी जाती है उसको ही कहाँ लेके आते हैं? वापस हार्ट की तरफ लेके आ रहे हैं। यहाँ पे दिख जाएगा आपको डायरेक्शन, ब्लड इज कैरिड फॉरवर्ड टुवर्ड्स द हार्ट। नेक्स्ट, they usually carry deoxygenated blood, just opposite। आर्टरी क्या कैरी कर रहा था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये क्या कैरी करेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहे हैं, लेकिन एक ही एक्सेप्शन है कि यहाँ पे भी मौजूद है, पल्मोनरी वेन। इस चीज को हम याद रखेंगे, ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। तो इस चीज को हम याद रखेंगे। तो सारे वेन क्या कैरी करता है? कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक ही एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन, क्योंकि पल्मोनरी वेन क्या कैरी करेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट डायग्राम पे ध्यान देते हैं, साथ में पढ़ते चलेंगे। दे आर थिन, इलास्टिक एंड आर क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द स्किन। ये हमेशा क्या होते हैं? पतले होते हैं और इलास्टिक होते हैं, साथ ही साथ हमारे स्किन के आसपास ही होता है। जैसे कि आपके हाथ पे आपने देखा होगा ब्लड वेसल्स आपको दिख रही होंगी। सो दीज ब्लड वेसल्स आर वेन्स। ये आर्टरी नहीं है, वेन्स है। जो नसें आपको दिख रही है वेन्स है। साथ ही साथ इनकी दीवारें पतली होने की वजह से आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, आपके वेन्स की जो कलर है वो दिख रही होगी, थोड़ा सा ब्लूइश ग्रीनिश कलर दिख रहा है। इट इज रीजन, इसका रीजन यही है, जो यहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्लो करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ब्लड का कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है, थोड़ा सा डार्क रेडिश ब्लूइश कलर आ जाता है, पर्पलिश कलर ऐसे आ जाता है, और वो स्किन के साथ मिक्स होके आपके जो ब्लड वेसल का कलर थोड़ा सा ग्रीनिश ब्लू अपीयर होता है। तो रीजन क्या है इसका? वेन का डीऑक्सीडेटेड ब्लड। वेन क्या कैरी फॉरवर्ड करेंगे? डीऑक्सीडेटेड ब्लड। कहाँ कैरी फॉरवर्ड करेंगे? बॉडी से हार्ट की तरफ। कहाँ पाई जाती है? स्किन के आसपास। नेक्स्ट आता है कैपिलरीज की तरफ। दीज आर फाइनर ब्लड वेसल्स, मतलब बहुत ही बारीक, छोटे, मतलब बहुत ही पतले ब्लड वेसल्स हैं। दैट आर थिन एंड नैरोअर कंपेयर्ड विथ वेन्स एंड आर्टरीज। आर्टरी यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आर्टरी और वेन के कंपैरिजन में जो कैपिलरीज हैं बहुत पतली हैं और नैरो हैं। आर्टरीज सब डिवाइड इनटू कैपिलरीज। डायग्राम में आपको दिख जाएगा, आर्टरी डिवाइड होके क्या बन रही है? कैपिलरी बन रही है, टू सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये कैपिलरीज में डिवाइड होके क्या करते हैं? हर एक टिश्यू, हर एक सेल के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, लेटर ऑन दीज कैपिलरीज सबमर्ज टू कंबाइन टू कंबाइन एंड फॉर्म वेन्स। ये सारे के सारे कैपिलरीज बाद में क्या होते हैं? कंबाइन हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। मर्ज होने के बाद क्या बनेंगे? वेन। और वेन का काम क्या है? ये CO2 रिच ब्लड को कैरी करके कहाँ पहुंचाते हैं? हार्ट की तरफ। तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे, आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर आर्टरी डिवाइड होकर बनती है कैपिलरी। कैपिलरी क्या कैरी कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू तक लेके जाएगी, सेल्स की तक लेके जाएगी। फिर वहां से जो भी CO2 कलेक्ट करी जाती है उस CO2 को कैपिलरी वापस क्या करता है? वेन तक ले आते हैं। वेन्स कैसे बनते हैं? जब सारे कैपिलरी आपस में जुड़ जाते हैं तो बनता है वेन। वेन क्या करता है? सारा का सारा CO2 ब्लड कलेक्ट करके हार्ट के पास लेके आता है। फिर हार्ट से ये ब्लड पंप होगा लंग के पास, फिर लंग से बॉडी से बाहर। सो दिस इज योर ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट, हमने अभी बात करी थी डबल सर्कुलेशन के बारे में, अब उसके बारे में देख लेते हैं। हमने बात करी थी ना कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, अब उसी के बारे में बात करेंगे। इन ह्यूमंस द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन इज डबल सर्कुलेशन। और डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है? द ब्लड एंटर्स द हार्ट ट्वाइस इन वन कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल में, मतलब जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड, फिर डीऑक्सीजनेटेड जब वापस ऑक्सीजनेटेड होता है, ये जो जर्नी है, इसी जर्नी को हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। तो एक कार्डियक साइकिल में हार्ट के अंदर ब्लड कितनी बार एंटर होगा? ट्वाइस, 2 बार। देख लेते हैं, डायग्राम पे ध्यान देंगे। ओके, ये है हमारा लंग। जैसे हम सांस लेते हैं, लंग्स के अंदर क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, ठीक, ऑक्सीजन रिच एयर। अब राइट साइड, डायग्राम के इस राइट साइड पे ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने एयर इनहेल करा, ऑक्सीजन कहाँ आ जाता है? लंग के अंदर। अब लंग से ये सारा का सारा ऑक्सीजन कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? ब्लड वेसल्स में या फिर ब्लड के अंदर। अब ब्लड कहाँ फ्लो करेगी? ब्लड वेसल में। अब इस ब्लड वेसल पे ध्यान दीजिएगा, इस ब्लड वेसल का नाम क्या है? पल्मोनरी वेन। याद होगा पल्मोनरी वेन के बारे में हमने कुछ पढ़ा था, ऑल वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। तो इस पल्मोनरी वेन पे हम ध्यान दे रहे हैं।
तो ये एक्सेप्शन वाला वेन है जो कि क्या कैरी कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये लंग से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके कहाँ ला रहा है, हार्ट के पास। तो ये हार्ट के पास ले आया, हार्ट के किस पार्ट के पास लेके आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम के पास लेके आ रहा है। ठीक, फिर हार्ट जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा ये ब्लड लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर हो जाएगा। ठीक, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होती है, जैसे ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, फिर ये जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से ऊपर उठेगा, आपको ये डायग्राम में दिख जाएगा, ऐसे ऊपर उठते हुए ये इस आर्टरी में एंटर हो जाएगा। इस आर्टरी का नाम क्या है, आओर्टा। ये मेन आर्टरी है हमारे बॉडी का। फिर यहां से ब्लड फ्लो होता हुआ, इस आर्टरी से होता हुआ ब्लड कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, पूरे बॉडी में। फिर आर्टरी डिवाइड होकर क्या बन जाएंगी, कैपिलरीज। ये आपको कैपिलरीज दिख रही हैं। कैपिलरीज के सहारे ये सारा का सारा जो ऑक्सीजन है कहाँ सप्लाई कर दी जाएगी, हर एक सेल हर एक टिश्यू तक सप्लाई कर दी जाएगी। और फिर टिश्यू से हम क्या कलेक्ट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही ब्लड के अंदर एंटर होगा, जो ब्लड है वो क्या बन जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसका कलर आपको दिख जाएगा पर्पलिश ब्लू कलर है। ठीक, अब यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज के सहारे कहाँ एंटर होगा, वेन्स में एंटर हो जाएगा। फिर वेन से ये कहाँ आएगा, राइट एट्रियम या फिर राइट ऑरिकल की तरफ। अब ध्यान दीजिएगा, अभी तक कार्डियक साइकिल खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है, लेकिन ब्लड हार्ट के अंदर 2 बार एंटर हो चुका है। अब जैसे ही हार्ट वापस से कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होते ही ये जो ब्लड है एट्रियम से कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल, फिर वेंट्रिकल से ऊपर उठता हुआ ये पल्मोनरी आर्टरी के सहारे पहुंच जाता है लंग्स में। अब क्योंकि इसके अंदर CO2 था, ये सारा का CO2 कहाँ जाएगा, लंग में आ जाएगा। फिर जैसे हम एयर को एक्सहेल करेंगे, रिलीज करेंगे, ये लंग से हमारी बॉडी से बाहर और CO2 बॉडी के बाहर। अब ये जो ब्लड की जर्नी थी, ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड, फिर डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड, इस पूरे जर्नी को हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। और इसी कार्डियक साइकिल के दौरान हुआ क्या, जो हमारी ब्लड है 2 बार हार्ट के अंदर एंटर हो, एक ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में, फिर दोबारा डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में। ठीक, नेक्स्ट, इन वन कार्डियक साइकिल ह्यूमन हार्ट पंप्स आउट द ब्लड इन हाउ मच अमाउंट, इन 70 ml। तो एक बार जब हार्ट पंप होती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, तो अराउंड 70 ml ऑफ ब्लड गेट्स पंप्ड फ्रॉम द हार्ट इनटू आर्टरीज एंड वेन्स। नेक्स्ट, हम इस ब्लड सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन क्यों फॉलो कर रहे हैं? The main advantage of double circulation is that it ensures complete segmentation of oxygenated and deoxygenated blood necessary for optimum energy generation. अब यहाँ पे डबल सर्कुलेशन की वजह से हो क्या रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा राइट साइड पे हार्ट के मौजूद रहेगा, फिर आर्टरीज के सारे ब्लड क्या करी जा रही है, टिश्यूज तक सप्लाई करी जा रही है। फिर बॉडी से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम ला रहे हैं वो खाली राइट साइड में ही मौजूद रहेगा, फिर राइट साइड से लंग तक। यहाँ पे आपस में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स हो ही नहीं रहे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है, डबल सर्कुलेशन के सहारे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम क्या कर पा रहे हैं, सेपरेट कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ब्लड की एफिशिएंसी बढ़ जा रही है और कम एनर्जी के साथ भी हमारा ऑप्टिमम एनर्जी आउटपुट हो पा रहा है। ठीक, नेक्स्ट, लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करी थी, अब आ जाते हैं लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम की। लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है, लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करना। देख लेते हैं, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम इज टू ट्रांसपोर्ट लिम्फ। लिम्फ क्या है, अ फ्लूइड कंटेनिंग WBC। इसमें WBC मौजूद है। WBC कहां से आ गया, अब देखते हैं। द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अनदर बॉडी फ्लूइड नोन एज लिम्फ। ब्लड के अलावा लिम्फ भी मौजूद है। नेक्स्ट, लिम्फ क्या है देख लेते हैं। लिम्फ इज सिमिलर टू ब्लड बट इट इज डिवॉइड ऑफ RBCs एंड सम लार्जर प्रोटीन। ब्लड में से जब आप RBC और प्रोटीन को हटा देते हो, जो बच जाता है उसी लिक्विड को हम क्या कहते हैं, लिम्फ। तो लिम्फ कुछ अलग नहीं है, ब्लड ही है, खाली ब्लड से क्या हमने हटा दिया है, RBC और हमने प्रोटीन को हटा दिया, तो ये बन जाता है लिम्फ। अब इसी लिम्फ को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट, लिम्फ को हम क्या कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, क्योंकि इसकी लोकेशन क्या है, ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से बाहर चला जाता है। कैपिलरीज के सहारे ये जो लिम्फ है ये ब्लड से बाहर चला जाता है। ठीक, क्योंकि कैपिलरीज का काम क्या था, O2 और CO2 को ट्रांसपोर्ट कर लेना, लेकिन ये O2 को ट्रांसपोर्ट कहाँ करा जाएगा, ब्लड वेसल से सेल्स के अंदर।
तो ये लिम्फ की जिम्मेदारी है कि ये जब ब्लड वेसल से बाहर आ जाता है तो अपने साथ ऑक्सीजन लेके चला जाता है। कहाँ ले जाता है? टिश्यू के पास। फिर टिश्यू से ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, टिश्यू को ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, फिर टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को ये एक्सट्रैक्ट वहां से ले भी आता है। तो इस तरह से वो क्या कर रहा है? टिश्यू के बीच से होते गुजर सकता है। तो इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया है? टिश्यू फ्लूइड। नेक्स्ट, lymph is a colorless fluid consisting of salt, protein, water and which transport and circulates digested food and absorbed fat to intercellular spaces in the tissues। क्योंकि ये सारे कंपोनेंट्स अगर आपको याद हो, ये सारे के सारे कंपोनेंट ब्लड के ही कंपोनेंट्स हैं। ब्लड में से हमने आरबीसी हटा दिया क्योंकि आरबीसी की साइज बहुत बड़ी होती है, तो इसी वजह से ब्लड या फिर आरबीसी ब्लड वेसल से बाहर जा नहीं सकता है, तो आरबीसी ब्लड वेसल में ही रह जाता है। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि अगर आपको याद होगा डब्ल्यूबीसी हो गई, प्लाज्मा हो गया, न्यूट्रिएंट्स वगैरह हो गई, ये इनकी साइज क्या है? बहुत छोटी होती है, बारीक होती है। तो ये क्या करते हैं? ब्लड वेसल से बाहर आ जाता है। और जब ये सारी चीज़ें बाहर आते हैं तो हम इसे कहते हैं लिम्फ। कलरलेस फ्लूइड, colorless fluid consisting of salts, protein and water which transport and circulate digested food and absorb fat to your intercellular spaces। Next, इसको इग्नोर करेंगे, कुछ नहीं है। नेक्स्ट आता है lymph lacks RBC due to which it is either colorless or slightly yellowish in color। इसमें आरबीसी वगैरह कुछ होता नहीं है, इसी वजह से इसका कलर क्या है? कलरलेस रहेगा या फिर स्लाइटली येलोइश इन कलर, क्योंकि प्रोटीन्स मौजूद है। ब्लड का रेड कलर क्यों था? आरबीसी की वजह से, क्योंकि आरबीसी में क्या मौजूद था? आरबीसी में हीमोग्लोबिन मौजूद था। याद रखेंगे, व्हाट इज लिम्फ? ब्लड डिवॉइड ऑफ आरबीसी इज लिम्फ। ब्लड में से अगर हम आरबीसी को हटा दें तो यही हमारे लिए बन जाता है लिम्फ। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ लिम्फ। फंक्शन की अगर हम बात करें, ब्लड के जो फंक्शन थे वही सेम फंक्शन है, कुछ अंतर नहीं है। लिम्फ हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, lymph helps in transport of nutrients, oxygen from the blood to the cellular tissues and also helps transport CO2 and other waste substances from the tissues to the blood। ब्लड में जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह कैरी करी जा रही है वो कैपिलरीज में जाएगा, फिर कैपिलरीज से लिम्फ बाहर चली जाती है। ब्लड अंदर ही रहेगा लेकिन ब्लड के जो बाकी कंपोनेंट्स है, आरबीसी के अलावा जो बाकी कंपोनेंट्स है वो ब्लड वेसल से बाहर चला जाता है। इसी कंपोनेंट को हम कहते हैं लिम्फ। जब ये लिम्फ बाहर जाता है अपने साथ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन वगैरह को भी कैरी फॉरवर्ड करते हुए जाता है और हर एक आसपास के सेल टिश्यू को ये सारी चीजें सप्लाई कराई जाएगी। फिर वहां से क्या ब्रॉटअप करी जाती है? फिर वहां से सारे के सारे वेस्ट CO2 को कलेक्ट करके वापस ये कैपिलरी के अंदर एंटर हो जाता है। फिर कैपिलरी से ये CO2 और वेस्ट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? वेन्स, फिर वेन्स से हार्ट और हार्ट से लंग। नेक्स्ट, इट ब्रिंग्स टिश्यू फ्लूइड इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। जो टिश्यू के बीच में जो भी ये टिश्यू फ्लूइड रहता है वो फिर वापस कैपिलरीज से होते हुए ब्लड सर्कुलेशन में भी एंटर हो जाता है। नेक्स्ट, it forms lymphocyte that help in destroying microorganism। lymphocyte मतलब WBC, क्योंकि WBC अपना शेप चेंज कर सकते हैं तो ये WBC क्या करते हैं? ब्लड वेसल से बाहर जा सकते हैं, लिम्फ के सहारे तैरते हुए ये टिश्यूज के बीच से होते हुए भी गुजर सकते हैं और इनका काम क्या है? ये पैथोजन वगैरह को किल करने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, इट एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट वगैरह को एब्जॉर्ब करके ये ब्लड वेसल तक पहुंचाता है। अगर आपको याद होगा, विलाई हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, लेकिन विलाई एब्जॉर्ब करके ब्लड तक पहुंचाएगा, लेकिन ब्लड तक पहुंचाएगा कैसे? तो क्या करता है विलाई? ये सारी चीजों को एब्जॉर्ब करने के बाद लिम्फ को दे देगा, फिर लिम्फ इन सारी चीजों को कैरी करते हुए ब्लड वेसल के अंदर एंटर हो जाता है। तो इस तरह से चीजें क्या होती है? डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्जॉर्ब करी जाती है। इट हेल्प्स मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर अराउंड द टिश्यूज, क्योंकि अपने साथ ये वाटर, सॉल्ट वगैरह कैरी फॉरवर्ड कर रहा है तो टिश्यू की जो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है, क्या कंसेंट्रेशन रहेगा नहीं रहेगा, क्या ऑस्मोटिक बैलेंस रहेगा नहीं रहेगा, ये सारी चीजें भी ये मेंटेन करने में हेल्प करता है। लिम्फ 3 मार्कर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, प्लस 5 मार्कर में अगर आ गया तो इन फंक्शंस में से 2-3 फंक्शन लिख लीजिएगा, काम बन जाएगा। नेक्स्ट, इस नोट पे ध्यान देंगे, द फ्लो ऑफ लिम्फ ऑलवेज टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द हार्ट, क्योंकि ये टिश्यू से सारी चीजें कलेक्ट करते हुए कैपिलरी में एंटर हो जाता है, फिर कैपिलरी से वेन्स के सहारे हार्ट की तरफ मूव कर जाता है। So it always take place towards the heart from cellular tissue, although it runs in anti-parallel direction to the blood circulatory system। क्योंकि blood circulatory system किस डायरेक्शन में मूव कर रहा था?
हार्ट से बॉडी की तरफ, लेकिन लिम्फ बॉडी से हमेशा हार्ट की तरफ मूव करेगा, क्योंकि बाद में वेन्स के साथ मिल जाता है। तो इसी वजह से ये दोनों ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम दोनों एंटी पैरेलल चलते हैं। नेक्स्ट, ओके, हम देखते हैं जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के जो सारे प्रोसेसेस है वो वाइंड अप हो चुके हैं। अब जो लास्ट टॉपिक इसमें बच जाता है वो है डिजीजेस रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको भी देख लेते हैं। ये सारे डिजीज आपने सुने होंगे, ये सारे के सारे डिजीज इंडिविजुअली प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, प्लस 3 मार्कर के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। एक एक करके देखते हैं। जो पहला डिजीज है वो है हाई ब्लड प्रेशर, जिसे आप नॉर्मली ब्लड प्रेशर भी कहते हो। So what is blood pressure? It is a measurement of how much force is used to pump blood through arteries. जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होती है तो किस फोर्स के साथ ब्लड को पंप करा जा रहा है, उसी प्रेशर को, उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर का एक और भी ऑल्टरनेट नेम है, हम इसे कहते हैं हाइपरटेंशन। एंड इसका ब्लड प्रेशर का कोई सिम्टम होता ही नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से क्या हो सकता है? इट कैन डैमेज हार्ट लीडिंग टू हार्ट स्ट्रोक और किडनी डिजीज। दोनों मेजर हेल्थ कंडीशंस हैं, इसकी वजह से जान भी जा सकती है। इस वजह से इसका एक और ऑल्टरनेट नेम भी है। हाई ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट किलर भी कहते हैं। तो जो हाई ब्लड प्रेशर, इसके दो ऑल्टरनेट नेम्स है, एक है हाइपरटेंशन, दूसरा है साइलेंट किलर। इसके सिम्टम्स नहीं होते हैं, प्लस इसकी वजह से हार्ट खराब हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, तो इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? साइलेंट किलर भी कहते हैं। नेक्स्ट हेल्थ कंडीशन इज एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस एक्चुअली जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तब ये होता है। देखते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है। इट इज ऑल्सो नोन एज हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज ड्यू टू बिल्डिंग अप ऑफ कोलेस्ट्रॉल, फैट एंड कैल्शियम। जब आर्टरी की दीवारों पे ये कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, फैट वगैरह जमा होने लगती है तो आर्टरी की दीवारें क्या हो जाती है? हार्ड हो जाती है, रिजिड हो जाती है, और उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस। इट कैन लीड टू हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक। अब क्योंकि ये सारे कोलेस्ट्रॉल, फैट वगैरह कहाँ जमा हो गया है? आर्टरी की दीवारों पे जमा हो गई है, तो इसी वजह से ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, सही तरीके से ब्लड फ्लो हो नहीं पाता है। इसी वजह से हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक वगैरह भी आ सकते हैं। इसी वजह से कहा जाता है जिनके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है उन्हें एक्सरसाइज करने की जरूरत है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है और इसी एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हार्ट अटैक वगैरह भी आ सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज हार्ट अटैक? When enough blood is unable to reach heart, it leads to heart attack. क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? क्योंकि आर्टरी ब्लॉक हो गई। क्यों आर्टरी ब्लॉक हो गई? क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया है। This may occur due to artery blockage. इसी वजह से रेगुलर एक्सरसाइज करते रहिए, कोलेस्ट्रॉल चेक करते रहिए और हेल्दी रहिए। नेक्स्ट, हार्ट स्ट्रोक। Strokes often occur when blood clot blocks artery in the brain, thus reducing blood supply. अब होता क्या है? अगर कहीं ब्लड, जो ब्रेन को जो ब्लड वेसल ब्लड सप्लाई कर रही होती है, अगर वहां पे आर्टरी चोक हो जाती है, फिर ब्लॉक हो जाती है और ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, तो फिर होता क्या है? हार्ट स्ट्रोक वाली कंडीशन हो सकती है। साथ ही साथ अगर ब्रेन में ब्लड एक्यूमुलेट होनी, जमा होनी शुरू हो जाती है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हैमरेज। एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन ब्रेन इज नोन एज हैमरेज। हार्ट स्ट्रोक और हैमरेज, इन दोनों चीजों पे हम ध्यान रखेंगे। हार्ट स्ट्रोक क्या है? जब ब्रेन तक ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती क्योंकि आर्टरी चोक हो गई, उस कंडीशन को हम कहते हैं हार्ट स्ट्रोक। और हार्ट स्ट्रोक की वजह से आगे चल के क्या हो सकता है? हैमरेज। हैमरेज में क्या होता है? ब्रेन में ब्लड जमा होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, हीमोफीलिया। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। दिस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर वेयर ब्लड डजंट क्लॉट इन एब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर मतलब क्या है? फाइब्रिनोजन। ठीक, जब हम ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे, ब्लड कंपोजिशन, वहां पे हमने इसके बारे में पढ़ा है। तो जब हमारी बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता है, फाइब्रिनोजन नहीं होता या फिर डिफेक्टिव हो जाता है, तो हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉट होता ही नहीं है। इस कंडीशन को हम कहते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का एक और भी ऑल्टरनेट नेम है, इसे रॉयल डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि जो यूके की जो रॉयल फैमिली है, इंग्लैंड की जो रॉयल फैमिली है, उनको भी ये बीमारी हो रखी है, तो इस वजह से इसे रॉयल डिजीज भी कहते हैं। नेक्स्ट, ग्लाउकोमा। ये डायबिटीज का एक सीवियर साइड इफेक्ट है। जिन्हें बहुत हाई डायबिटीज की बीमारी रहती है उन्हें ग्लाउकोमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखते हैं, इन ग्लाउकोमा इट डैमेजेस ऑप्टिक नर्व्स एंड इट इज कॉज्ड व्हेन एक्सेस फ्लूइड बिल्ड्स अप इन वेसल्स अराउंड कॉर्निया एंड आई। इट इज अ सीवियर साइड इफेक्ट ऑफ डायबिटीज।
सो दीज आर योर डिजीजेस एसोसिएटेड विद सर्कुलेटरी सिस्टम। एक बार इसको फॉलो अप करिएगा, वापस से देख लीजिएगा, डाउट वगैरह है क्लियर करिएगा, ठीक। ओके, हैव अ गुड डे, टेक केयर। विद दिस वी आर डन विथ योर सर्कुलेटरी सिस्टम।